नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। एक लेक्चर सीरीज़ हम आपके साथ चला रहे थे जहां पे यूपी पीसीएस के पुराने वर्षों के मेंस पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसी क्रम में वर्ष 2021 के GS2 का डिस्कशन आज हम कंटिन्यू करेंगे। यानी कुछ सवाल पहले ही हमने डिस्कस किए, उसके आगे के सवालों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो शुरू करने से पहले दोस्तों एक सूचना मैं आपको देना चाहूँगा। हमारे कुछ पेड ग्रुप चलते हैं, कुछ पेड कोर्सेज चलते हैं जहाँ पे हम लोग क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। अगर इस संदर्भ में आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो दिए गए दो में से किसी भी नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों जो आज का हमारा पहला प्रश्न है वो है G20 समिट के बारे में, जो वर्ष 2021 में हुई थी रोम में। यहाँ पे आपको उसकी मेन थीम के ऊपर कमेंट करना है। तो आपका जो कीवर्ड हो गया वो हो गया कमेंट, या फिर 2021 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के मुख्य विषय पर आपको टिप्पणी करनी है। तो क्योंकि दोस्तों ये जो पूरा क्वेश्चन है G20 के इर्द गिर्द घूमता है, तो शुरुआत आप करेंगे G20 समिट का ओवरव्यू देते हुए, या फिर आप चाहें तो G20 कंट्रीज़ क्या हैं इसके बारे में बता के अपना उत्तर शुरू कर सकते हैं। फिर इसका पर्पज़ क्या है आपको ये बताना होगा। उसके अलावा इसका सिग्निफिकेंस क्या है, यानी कि इसका उद्देश्य क्या है और इसके साथ जुड़ा हुआ महत्व क्या है, वो आपको बताना होगा। यहाँ पे आप संक्षिप्त रखें अपने इस भाग को, क्योंकि ये आपका इंट्रोडक्शन है, ये आपकी भूमिका बनाने का कार्य कर रहा है। फिर उसके बाद जैसा कि सवाल में पूछा गया मेन थीम क्या है, तो आप आगे मेन थीम को ही डिस्कस करेंगे, जो कि G20 समिट रोम के दौरान डिस्कस की गई थी। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग शुरू करते हैं G20 को डिस्क्राइब करते हुए, तो ये ऐसी 20 कंट्रीज़ का ग्रुप है जो सबसे पहले तो इंडस्ट्रियलाइज हैं और दूसरी बात इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं। अगर दोस्तों वैश्विक व्यापार के रूप में, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के रूप में, यानी कि विश्व के अगर स्तर पे आप उसका GDP देखेंगे, उसकी ट्रेड देखेंगे, तो ये काफ़ी प्रभावशाली फिगर्स हैं। दोस्तों ये जो कंट्रीज़ है, ये 20 कंट्री का जो ग्रुप है, ये करीब 80% तो कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल GDP में। करीब 75% पूरे विश्व का ट्रेड यहीं से आता है। उसके अलावा करीब 60% पूरे विश्व के तौर पे अगर आप जनसंख्या देखेंगे तो इसी क्षेत्र में रहती है वह। तो इन सब फिगर से हम लोग इस क्षेत्र के महत्व का, इसके इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये तो दोस्तों हो गई बात G20 की। अब G20 द्वारा जो समिट ऑर्गेनाइज की जाती है उसकी बात करते हैं। ये वर्ष 2008 से ईयरली बेसिस पे समिट की जा रही है। इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, या फिर इसमें अलग अलग चीज़ें होती है शामिल, जैसे कि मिनिस्टरियल मीटिंग होती हैं, इसके अलावा शेरपा मीटिंग्स होती हैं। इसके अलावा दोस्तों इसका एक वर्किंग ग्रुप भी होता है और कुछ स्पेशल इवेंट्स भी इसके अंतर्गत ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसका एक इंट्रोडक्शन बना सकते हैं, जहाँ पे थोड़ा सा आप G20 के बारे में बता सकते हैं, फिर ये पूरी समिट के बारे में बता सकते हैं। अब हम आते हैं, ये जो हमसे पूछा गया है सवाल में, रोम में 2021 में G20 समिट हुई है, उसकी मेन थीम के बारे में। तो अगर दोस्तों इसकी मेन थीम की बात करें तो आप इसको PPP से याद रख सकते हैं, यानी कि पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी। और ये आई कहाँ से है? 2030 का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा है, वहीं से ये अपनी उत्पत्ति डिराइव करती है। फिर दोस्तों इस एजेंडा के तहत या फिर इस मीटिंग के तहत कई सारी चीज़ें हमने कवर की हैं, जैसे कि कोविड-19 से संबंधित कुछ बातें की गई थी, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, जो कि एक एवरग्रीन टॉपिक है, उसके बारे में बात की गई थी। फिर उसके अलावा जो टैक्स अकॉर्ड है उसके संबंध में बात की गई थी, और उसके अलावा विश्व स्तर पे आर्थिक विकास के बारे में बात की गई थी, यानी कि ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेके बात की गई थी। और भी इसमें कई सारी चीज़ें हुई थी। इसमें रोम डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया था। इसके अलावा आप यहाँ लिख सकते हैं कि पैंडमिक से कैसे लड़ना है, कैसे निपटना है अगर फ्यूचर में आता है, तो ये भी बात की गई थी। फिर वैक्सीन्स की डिलीवरी के बारे में बात की गई, वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात की गई थी, कार्बन संबंधी प्राइसिंग के बारे में बात की गई थी। तो इस प्रकार से दोस्तों इसमें जो जो चीज़ें इंक्लूड की गई थी उनको आप विस्तार से लिख सकते हैं। हालांकि एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें इसके थीम और उसके मेन कंपोनेंट्स के अराउंड आपको चीज़ें लिखनी होंगी। अब दोस्तों देखते हैं हमने इसका उत्तर कैसे बनाया है। सबसे पहले G20 को डिस्क्राइब किया है। क्या है?
इसमें 20 इंडस्ट्रियलाइज नेशंस हैं जो कि इमर्जिंग इकोनॉमी भी है। इसमें इंडिया भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो मेंबर्स हैं करीब 80% ऑफ ग्लोबल जीडीपी वो काउंट कराते हैं। 75% वैश्विक व्यापार में इनकी भागीदारी है और दुनिया भर की आबादी के टर्म्स में अगर देखें तो करीब 60% इसी क्षेत्र में दुनिया भर की आबादी आपको मिलेगी। 2008 से यहाँ पर ईयरली समिट कराई जा रही है हेड ऑफ द स्टेट्स की और गवर्नमेंट की। पूरे साल में इसकी अलग अलग चीज़ें चलती रहती हैं, जैसे कि मिनिस्टेरियल मीटिंग चलती हैं, यानी मंत्री स्तरीय बैठक चलती हैं, शेरपा बैठक चलती हैं, जो नेताओं के बीच बातचीत और आम सहमति विकसित करने के लिए होती हैं। इसके कार्य समूह चलते रहते हैं, जिसके अलग अलग कार्य चलते रहते हैं और इसमें कुछ विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। अब अगर 16th जो हमारी समिट थी अभी 2020 वाली रोम में जो हुई, उसकी थीम की बात करें, उसके सब्जेक्ट की बात करें तो वो था पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी। ये दोस्तों आपको याद रखना है। और ये कहाँ से आता है? ये आता है यूएन के 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा से। अब अगर हिंदी में बात करें तो दोस्तों इसको आप कह सकते हैं लोग, ग्रह और समृद्धि, या फिर जनता, पृथ्वी और समृद्धि। वैसे अगर इंग्लिश में बात करें तो ऑफिशियली पीपल, प्लैनेट और प्रॉस्पेरिटी इसकी थीम है। फिर इसके एजेंडा की बात करें तो इसमें कोविड-19 के बारे में बात की गई, क्लाइमेट चेंज से कैसे लड़ा जाए इसके बारे में बात की गई, उसके अलावा कर के प्रति कोई समझौते किए जाएं उसके बारे में बात की गई, वैश्विक आर्थिक विकास के बारे में बात की गई। उसके बाद G20 के लीडर्स ने 2 दिन की मीटिंग और डिस्कशन के बाद फाइनली रोम डिक्लेरेशन अपनाया था। अब पॉइंट है दोस्तों, इस रोम डिक्लेरेशन में क्या क्या शामिल था। सबसे पहले इसमें बात की गई थी कि हम लोग पैंडेमिक से लड़ने के लिए वैक्सीन के मैन्युफैक्चरिंग को बेहतर बनाएंगे, उसकी डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। उसके अलावा जो मेंबर सपोर्ट देंगे WHO के गोल को, जो कि वैक्सीनेशन के बारे में है। वो कहता है कि कम से कम 40% आबादी को 2021 तक और 2022 के मध्य तक 70% को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है WHO द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। सभी मेंबर्स ने बोला कि हम इसमें पूरा समर्थन देंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे। उसके अलावा G20 नेताओं ने आपूर्ति और वित्त बाधाओं को दूर करने के लिए अविकसित देश में टीकाकरण की आपूर्ति बढ़ाने का संकल्प लिया है। यानी जो ऐसे देश हैं जो अंडर डेवलप्ड हैं, वहाँ पे हम लोग डिमांड और सप्लाई के जो मिसमैच हो रहा है वैक्सीन के संबंध में, उसको बढ़ाएंगे, जिससे ज़्यादा वैक्सीन की वहाँ पे सप्लाई की जा सके। हम लोग सप्लाई बढ़ाएंगे जिससे डिमांड अपने आप कम हो सके। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे फंड के बारे में बात की गई। $100 बिलियन का हर वर्ष प्रदान किया जाएगा। अब इसमें किसको प्रदान किया जाएगा? तो ये विकासशील देशों को अडेप्टेशन के लिए, मिटिगेशन के लिए और ग्रीन टेक्नोलॉजी यानी अनुकूलन के लिए, शमन के लिए और हरित प्रौद्योगिकी के लिए $100 बिलियन प्रतिवर्ष प्रदान किया जाएगा। पहली बार यहाँ पे कार्बन प्राइसिंग मेथड्स और इंसेंटिव को एक्नॉलेज किया गया है। यानी जलवायु परिवर्तन के नेताओं ने कार्बन मूल्य निर्धारण के संबंध में विधियां और उसके संबंध में जो प्रोत्साहन दिए जाते हैं उसको पहली बार स्वीकार किया। फिर G20 ने यहाँ पे एग्री किया कि हम लोग टैक्स करेंगे मल्टीनेशनल्स को कम से कम 15%, जिससे कि एक बेहतर और एक स्थिर वर्ल्ड वाइड टैक्स सिस्टम एस्टैब्लिश किया जा सके। यानी कम से कम 15% का कर हम लगाएंगे बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर, जिससे कि एक अधिक स्थिर और निष्पक्ष विश्वव्यापी कर प्रणाली स्थापित की जा सके। करीब 136 देश थे जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 90% का प्रतिनिधित्व करते थे, माफ कीजिएगा। तो उन 136 देशों ने OECD लेड चेंज को पूरी तरीके से एंडोर्स किया, जो कि इसी कर व्यवस्था पर आधारित था। और ऐसा उम्मीद की जा रही है कि 2023 या उसके बाद से ये इफेक्ट में आ जाएगा, ये लागू किया जाएगा। कुछ नेशन जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस मुद्दे पर अलग व्यू रखते हैं, उनका दृष्टिकोण अलग है। वो इसलिए क्योंकि उनको लगता है ये जो है हमारी सिलिकॉन वैली को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा, और ये जो इसके दृष्टिकोण है इसकी वजह से इसके इम्प्लीमेंटेशन में देरी हो सकती है। उसके अलावा इन्फ्लेशन संबंधी, एनर्जी प्राइसेस संबंधी, सप्लाई चेन बॉटलनेक्स के संबंध में यहाँ पे बात की गई है। कहा गया है ये जो चीज़ हैं ये विश्व की अर्थव्यवस्था को क्षति पहुंचा रही हैं, उसको हानि पहुंचा रही है, जो कि ऑलरेडी कोविड की वजह से अभी रिकवर करने की कोशिश कर रही है। उसके अलावा G20 लीडर्स ने कहा कि हम लोग जो भी नेशन कुछ मेजर्स लगाएगा उसको पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे। उसके अलावा उन्होंने कमिट किया है कि हम ग्लोबल इश्यूज़ को मॉनिटर करेंगे, जिससे कि आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसको हम लोग सॉल्व कर सके, उसका निपटारा कर सकें। साथ ही लीडर्स ने कहा कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे $100 बिलियन IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के $650 बिलियन फंड से गरीब देशों को डेवलपमेंट एड के तौर पर,
यानी यहाँ पे फिर से फाइनेंस की बात की गई है। फिर उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि ग्लोबल रिकवरी को बढ़ाने के लिए, उसको मजबूती देने के लिए टाइमली एफर्ट्स की ज़रूरत है। इफेक्टिव और कोऑर्डिनेटेड यानी साथ मिलकर हमको एकजुट होकर कार्य करना पड़ेगा, तब हम इस कोविड की रिकवरी को तेज़ कर पाएंगे और एक विश्व के तौर पर बेहतर रिकवर कर पाएंगे। फिर दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे पूछा गया है कि चाइनीज़ फैक्टर का क्या रोल है भारत और नेपाल के संबंधों को खराब करने में। यानी भारत और नेपाल के बीच में जो तनावपूर्ण संबंध है उसके पीछे चीनी कारक की भूमिका पर आपको विवेचना करनी है। दोस्तों इस क्वेश्चन की शुरुआत आप ये कहते हुए कर सकते हैं कि इंडिया और नेपाल के किस प्रकार से बायलैटरल रिलेशंस रहे हैं और अभी उनका क्या कंटेक्स्ट है, यानी इंडिया और नेपाल के द्विपक्षीय संबंध किस प्रकार रहे हैं और वर्तमान संदर्भ में वो कैसे हैं। फिर आप बता सकते हैं कि किस प्रकार से दोनों देशों के बीच में खटास लाने में चीन की भूमिका रही है और अगर आगे हमको द्विपक्षीय संबंधों को सुधारना है तो क्या कुछ उपाय हमको करने चाहिए, ये सुझाकर आप अपने उत्तर को समाप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हम लोग कैसे कर सकते हैं शुरू। हम लोग पहले बात कर सकते हैं कि इंडिया और नेपाल जो है वो एक दूसरे के अच्छे मित्र रहे हैं। नेपाल की जो सिग्निफिकेंस है वो इंडिया के लिए अच्छी है क्योंकि हमारे जोग्राफिकल टाइज अच्छे हैं शुरू से, हमारे हिस्टोरिकल टाइज बेहतर हैं, हमारे कल्चरल टाइज की बात करें तो वो भी अच्छे रहे हैं और साथ में अगर इकोनॉमिक टाइज की बात करें तो वो भी बेहतर रहे हैं। इंडिया ने हमेशा हर तरीके से नेपाल की मदद करने का प्रयास किया है। अगर आप लिंकेजेस को बताएंगे दोस्तों तो हिंदुइज्म और बुद्धिज़्म दोनों यहाँ पे लिंकेज सामने आते हैं। इनफैक्ट आप तो ये लिख सकते हैं कि महात्मा बुद्ध की जो जन्मस्थली थी वो नेपाल ही थी। तो इस तरीके से दोनों ही देशों में जुड़ाव हैं, धर्म के आधार पे, हिंदुइज्म के आधार पे, बुद्धिज़्म के आधार पे। फिर उसके अलावा दोनों देशों में ओपन बॉर्डर है जिसकी वजह से दोनों देशों के नागरिक एक जगह से दूसरी जगह पे आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। हमारे दोनों देशों में सिटीजन टू सिटीजन कॉन्टैक्ट बहुत बेहतर हैं। दोनों देशों में ये भी देखा गया है कि मैरिटल रिलेशन भी अच्छे हैं। और दोस्तों हमारी फ्रेंडशिप की अगर बात करें तो एक ट्रीटी की बात कर सकते हैं 1960 में जो हुई थी, क्षमा कीजिएगा 1950 में हुई थी मेरे हिसाब से। ये इंडिया और नेपाल फ्रेंडशिप ट्रीटी थी। यहाँ पे इसके बारे में आप बात कर सकते हैं। तो आपने ये दिखाया कि हमारे संबंध जो हैं अगर हिस्टोरिकली देखें, ऐतिहासिक तौर पे देखें तो अच्छे होते आए हैं, लेकिन फिर एक फैक्टर ऐसा आया जिसने हमारे संबंधों में कुछ दूरियां बढ़ा दी। वो फैक्टर था चाइना का फैक्टर। जैसे जैसे चाइना ने नेपाल से नज़दीकियां बढ़ाई हैं, इंडिया के लिए एक चिंताजनक माहौल वो क्रिएट करता चला गया। फिर यहाँ पे आप एक सीमा विवाद के बारे में लिख सकते हैं। 2020 में एक सीमा विवाद भी हुआ था कालापानी और लीपू लेक को लेके, जिसमें नेपाल ये कहता है कि भाई हमारी एक ट्रीटी ऑफ सरगौली हुई थी, यानी सरगौली की संधि हुई थी। माफ़ कीजिएगा दोस्तों ये सुगाली है, ट्रीटी ऑफ सुगाली हुई थी 1816 में। और नेपाल कहता है इस संधि के हिसाब से अगर देखा जाए तो लीपोलेक और कालापानी ये दोनों ही क्षेत्र नेपाल में आते हैं, ये इंडिया के नहीं है। और जबकि इंडिया कहता है भाई ऐसा नहीं है, ये हमारे पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा है। तो यहीं पे वाद विवाद शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे इसके अलावा भी दोस्तों कुछ इश्यूज़ हैं जिसके बारे में आप लिख सकते हैं। अगर हम रिवर इश्यूज़ की बात करें तो नेपाल चाहता नहीं है कि वो भारत के साथ पानी शेयर करे शारदा बैराज से, जो कि महाकाली रिवर पे है। ये भी दोनों के बीच में एक चिंताजनक मुद्दा क्रिएट करता है। फिर मैंने जैसे बताया काला पानी लीपू लेक का मुद्दा। इसके अलावा दोस्तों इसमें एक और क्षेत्र है जिसका नाम है लिम्पियाधुरा। इन तीनों को ही ऐड करके आप ये पूरी कहानी समझा सकते हैं। नेपाल की तरफ से सुगाली की संधि के बारे में बात कर सकते हैं, 1816 में हुई। उसके अनुसार नेपाल कहता है भाई ये तीनों इलाके हमारे हैं। भारत कहता है भाई ऐसा नहीं है, हमारा एक पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है, ये सभी इलाके उसमें आते हैं। फिर रिवर के संदर्भ में बात करें तो शारदा बैरेज जो महाकाली रिवर पे है, नेपाल उसके थ्रू वाटर भारत को देना नहीं चाहता। फिर नेपाल और चाइना के बीच में एक मधेशी इशू भी है, जिसमें तराई क्षेत्र में रहने वाला एक मधेशी समूह है जो नेपाल से कह रहा है कि हमको एक सेपरेट मधेशी प्रोविंस चाहिए, यानी वो उसमें अलगाववादी भावना झलक रही है। अब नेपाल ऐसा मानता है कि इंडिया इसको चुपके चुपके सपोर्ट करता है, इसीलिए भी नेपाल हमसे नाराज़ है। अब दोस्तों जो ये सब मुद्दे हैं इसमें कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि चाइना का कुछ हाथ है। चाइना जो है वो कहीं ना कहीं नेपाल को भड़का रहा है जो इंडिया के साथ उसके संबंध खराब कर सके। और अगर दोस्तों इस चाइनीज़ फैक्टर की हम बात करें तो यहाँ पे आप पाएंगे कि चाइना का इंटरेस्ट नेपाल में बढ़ता ही जा रहा है। वहाँ पे चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहा है, चाइना शिक्षा में इन्वेस्ट कर रहा है, चाइना स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में इन्वेस्ट कर रहा है। हालांकि नेपाल तो कहता है हमारे चाइना के साथ जो संबंध है वो सिर्फ इकोनॉमिक तौर पे हैं, इसके अलावा कोई भी स्ट्रैटेजिक उसके इंटरेस्ट है नहीं इस क्षेत्र में। परंतु दोस्तों
अगर चाइना का इंटरेस्ट बढ़ता चला गया नेपाल में, तो दोस्तों जो नेपाल एक बफर की तरह सर्व करता है चाइना और इंडिया के बीच में, फिर उसकी वो बफर वाली कंडीशन खत्म हो जाएगी और इंडिया और चाइना एकदम फेस टू फेस एक दूसरे के सामने आ सकते हैं। इसी चाइनीज फैक्टर के चलते देखा गया था कि वर्ष 2018 में बिम्स्टेक की मीटिंग से नेपाल उठ के चला गया था। तो ये दिखाता है किस प्रकार चाइनीज इन्फ्लुएंस, चाइनीज फैक्टर जो है वो नेपाल पे बढ़ता जा रहा है। चाइना उस पर ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है, अलग अलग जगह पे निवेश कर रहा है। वो चाह रहा है किसी भी प्रकार से इंडिया पर दबाव बनाना, इंडिया और नेपाल के जो पुराने अच्छे संबंध हैं उनको खराब करना और इंडिया और नेपाल को एक दूसरे से दूर करना। अब दोस्तों देखते हैं इसका उत्तर हमने कैसे लिखा है। सबसे पहले ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चरल टाइज और इकोनॉमिक टाइज की वजह से नेपाल एक भारत के नेबर के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत स्पेशल प्लेस होल्ड करता है भारत की फॉरेन पॉलिसी में। अगर आप हिंदू धर्म के संदर्भ में बात करें, बौद्ध धर्म के संदर्भ में बात करें, तो भारत और नेपाल के वर्तमान जो संबंध हैं उसके बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चरल टाइज हैं। क्योंकि बौद्ध धर्म की जब हम बात करते हैं तो महात्मा बुद्ध का तो जन्म स्थान ही नेपाल है। उसके अलावा दोनों ही देशों में सीमा जो है वो ओपन है, खुली हुई सीमा है, तो लोग अप्रतिबंधित एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा सकते हैं। यहाँ तक कि नेपाल के साथ हमने पारिवारिक संबंध बनाए हैं, वैवाहिक संबंध बनाए हैं, जिन्हें रोटी बेटी का रिश्ता कहा जाता है। उसके अलावा 1950 में हम लोगों ने एक मित्रता समझौता भी साइन किया था, जिसको हम भारत नेपाल संधि कहते हैं। वो हमारे संबंधों की नींव है। हालांकि कुछ समय से देखा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच जो द्विपक्षीय संबंध है उसमें एक डाउनफॉल चल रहा है। उदाहरण के तौर पे 2020 में मैंने आपको बताया जो लीपू लेक, कालापानी और लिम्पियादुरा के क्षेत्र संबंधी विवाद हुआ था, जिसमें नेपाल कहता था कि 1816 में एक सुगौली की संधि हुई थी, उसके तहत ये सब क्षेत्र हमारे हैं। हालांकि भारत कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है ये सब क्षेत्र। तो यहाँ पे सीमा विवाद एक शुरू हो गया। उसके अलावा मैंने आपको बताया किस प्रकार जल विवाद शुरू हुआ। उसके अलावा मैंने आपको बताया किस प्रकार जो नेपाल है वो बिम्स्टेक की मीटिंग से उठ के चला गया था वर्ष 2018 में। तो ये सब चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं ये दिखाने के लिए कि किस प्रकार से भारत और नेपाल के संबंध अभी डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं। इनफैक्ट हमको ऐसा लगता है कि जो नेपाल भारत से दूरियां बढ़ा रहा है, कहीं ना कहीं चाइना का कुछ हाथ है इसके पीछे। अब काला पानी का ये विवाद, ये जल विवाद, बिम्स्टेक का उसके उठ के जाना और चाइना का उसमें ज़्यादा हस्तक्षेप करना, ये एक भारत और नेपाल के विशेष संबंधों में खतरे का अंदेशा हमको देता है। और दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा कि नेपाल और भारत के बीच जो सीमाएं हैं वो ओपन है, वो खुले बॉर्डर्स हैं। तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बहुत आसानी से लोग जा सकते हैं। अगर हम दोनों के विवाद बढ़ते चले गए तो ये जो लोगों की आवाजाही है, इससे हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को, आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना नेपाल पे अलग अलग प्रकार के प्रभाव डाल रहा है कि वह भारत से अपनी दूरियां बनाए रखे। फिर अगर आप चीन की बात करें तो नेपाल में चीन का उद्देश्य था तिब्बतियों को किसी भी प्रकार से रोकना, जिससे कि उनके अंदर जो असंतोष जाग रहा है वो नेपाल का इस्तेमाल करके उसको पॉपुलराइज ना कर दें। उसके अलावा चाइना ने लगातार निवेश किए हैं नेपाल में, भले ही आप उसमें बुनियादी ढांचे की बात करें, शिक्षा क्षेत्र की बात करें या स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की बात करें, चाइना लगातार इसमें निवेश कर रहा है। और हमको मालूम है चाइना की तो नीति ही ये है, जहां वो निवेश करता है उसके पीछे उसके कुछ स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट छुपे होते हैं। फिर नेपाल ने इच्छा जताई है कि वो चाइना के BRI प्रोजेक्ट से लाभान्वित होना चाहता है। ये भी भारत के लिए एक चिंताजनक मुद्दा है। और भारत ये मानता है कि चाइनीज़ एक्सपेंशन जो नेपाल में हो रहा है ये भारत और नेपाल के बीच दूरियों बढ़ाने के लिए या उसी के उद्देश्य से किया जा रहा है। नेपाल ने हालांकि ऐसा कहा है कि भाई हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, कोई स्ट्रैटेजिक कनेक्शन नहीं है, सिर्फ इकोनॉमिक है। वो हमारे देश में पैसा लगा रहा है, उससे बुनियादी ढांचे का विकास हो रहा है, हमारे देश का जो सामाजिक क्षेत्र है उसका विकास हो रहा है, और ये किसी भी तरीके से भारत के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा हमारे क्षेत्र में। हालांकि दोस्तों ये तो कहने की बातें हैं, चाइना एक बार अपना इन्फ्लुएंस जमाने लगता है तो वो सब कुछ करने को तैयार हो जाता है भारत को दबाने के लिए। और ये जो भारत और नेपाल में दूरियां बढ़ रही हैं और जो नेपाल की चाइना के साथ नज़दीकियां बढ़ रही हैं, इससे नेपाल का जो स्टेटस रहा है एक बफर स्टेट का भारत और चाइना के बीच में, वो कमज़ोर पड़ता जा रहा है। हालांकि दोस्तों अगर हम देखें तो पीपल टू पीपल इंटरेक्शन तो अभी बहुत बेहतर है, लेकिन जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरेक्शन खराब हो रहा है वो एक चिंताजनक कारण है। अब ऐसे में करना ये चाहिए कि भारत को नेपाल को सिर्फ सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, बल्कि अपने उसके साथ द्विपक्षीय संबंध सुधारने का प्रयास करना चाहिए।
क्योंकि ये तो श्योर है कि चाइना अपना इंडिया के खिलाफ बस एक कार्ड खेल रहा है और नेपाल को उसका जरिया बना रहा है। तो ऐसे में भारत को नेपाल के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने की ज़रूरत है। जो भी विवाद हैं उनको साथ बैठकर बातचीत से सुलझाने की ज़रूरत है। उसको अपने कनेक्शंस में विविधता लाने की ज़रूरत है। ये दोनों ही देशों के लिए परस्पर लाभदायक होगा। जिस प्रकार भारत ने बैठ के बांग्लादेश के साथ अपने सीमा विवाद को सुलझाया था, उसी प्रकार नेपाल के साथ बैठ के भारत सीमा विवाद को सुलझा सकता है। क्योंकि नेपाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेट की तरह सर्व करता है भारत के लिए। ये चाइना और भारत के बीच में एक बफर स्टेट का काम करता है। अगर ये नहीं रहेगा या ये किसी और के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा तो डायरेक्ट उसका कनेक्शन हो जाएगा या इम्पैक्ट हो जाएगा भारत के साथ, जो भारत के हितों के लिए खतरे का संकेतक है। हालांकि भारत को नेपाल के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको ये दिखाना चाहिए भाई हम दोनों मित्र हैं, हमारी मित्रता बहुत पुरानी है और बहुत मजबूत है और कोई तीसरा फैक्टर आके किसी भी प्रकार से हमारी मित्रता को कमज़ोर नहीं कर सकता। फिर दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे हमसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश के रेवेन्यू सिस्टम में मेजर चैलेंजेस क्या हैं, यानी उत्तर प्रदेश की राजस्व व्यवस्था में प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं, इसके बारे में आपको बताना है। कोई मुख्य शब्द इसमें है नहीं। शुरुआत कैसे करेंगे, एक ब्रीफ ओवरव्यू देते हुए आप शुरुआत कर सकते हैं कि अभी क्या कंडीशन है रेवेन्यू सिस्टम की उत्तर प्रदेश में। साथ में आप इसको पुराने वर्ष से कंपेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि एक बेहतर पिक्चर आपके सामने क्लियर हो पाएगी। फिर आप बताइए राज्य की राजस्व प्रणाली में सुधार के लिए अगर हम लोग अग्रसर होते हैं तो क्या क्या चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ता है। फिर फाइनली दोस्तों आप ये बताते हुए अपना उत्तर समाप्त कर सकते हैं कि रेवेन्यू सिस्टम को बेहतर करने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, क्या उपाय हो सकते हैं राजस्व व्यवस्था में सुधार लाने के लिए। अब दोस्तों इस उत्तर की अगर शुरुआत करें तो आप उत्तर प्रदेश के बारे में लिखते हुए शुरू कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश एक हाईली पॉपुलर स्टेट है और सभी स्टेट्स में इसकी हाईएस्ट जीडीपी होती है। अगर ऐतिहासिक तौर पर बात करें दोस्तों तो उत्तर प्रदेश में लैंड रेवेन्यू यानी भूमि राजस्व सरकार का सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू था, यानी इससे सरकार के पास बहुत अधिक मात्रा में रेवेन्यू आता था या फिर राजस्व आता था। लेकिन अब स्थिति वैसी नहीं है, अब स्थिति बदल चुकी है। अब तो ये कुछ खास भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता स्टेट के रेवेन्यू में। अब जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, जैसे कि कॉरपोरेट टैक्स, जैसे कि वेल्थ टैक्स, जैसे कि स्टैंप ड्यूटी, जैसे कि जीएसटी, यही चीज़ें प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है सरकार के लिए। परंतु टैक्स को बढ़ाने के लिए ज़्यादा रूम अवेलेबल है नहीं सरकार के पास। तो जो इससे आ रहा है ऐसा हम नहीं मान सकते कि फ्यूचर में टैक्स बढ़ा दिया जाए और पैसा इकट्ठा हो जाए। भाई बढ़ाने का स्कोप होगा तब बढ़ाओगे आप, यहाँ स्कोप ही नहीं है। और उत्तर प्रदेश के साथ दोस्तों कई सारी समस्याएं हैं। सबसे पहले सिर्फ 3% से 5% ही ऐसे लोग हैं जो कि टैक्स भरते हैं। उसके अलावा करीब 50 से 60% ऐसे लोग हैं जो सरकार के ऊपर डिपेंड होते हैं, सरकार की सब्सिडीज़ के ऊपर डिपेंड होते हैं। उसके अलावा क्षेत्र में जो रेवेन्यू सिस्टम है उसको कंप्यूटराइज करने के लिए कोई एफर्ट नहीं लिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से करप्शन वैसा का वैसा है। रेवेन्यू सिस्टम की दक्षता बहुत कम है। ब्लैक मनी या काले धन की बहुत प्रेजेंस है। बहुत बड़ी एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही है। पैरेलल इकोनॉमी से हमारा मतलब है दोस्तों एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें लोग टैक्स नहीं भर रहे हैं। तो वही सरकार के पास आने के जो सोर्सेज हैं जिससे रेवेन्यू आ सकती है वहाँ से तो आ नहीं रही है। उसके अलावा जो एक समय भूमि राजस्व से आती थी वो भी नहीं आ रही है। तो ओवरऑल सरकार के पास ज़्यादा रेवेन्यू आ नहीं पा रही है और उनका जो खर्चा है वो काफ़ी अधिक है, क्योंकि सब्सिडी में खर्च होता है। जैसे हमने बताया कि 50 से 60% लोग जो हैं वो सरकारी सब्सिडी पे ही डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों इतनी सारी समस्याओं के बीच करा क्या जाना चाहिए। सबसे पहले तो रेवेन्यू स्ट्रक्चर को वापस पढ़ने की ज़रूरत है, उसको रिवाइटलाइज करने की ज़रूरत है, उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है, रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। फिर आपका जो टैक्स अम्ब्रेला है, जो आपका टैक्स का छाता है, उसके नीचे ज़्यादा लोगों को लाने की ज़रूरत है। यानी कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है जिससे ज़्यादा लोग राज्य के टैक्स भर सकें। अगर ज़्यादा लोग टैक्स भरेंगे तो सरकार के पास ज़्यादा रुपया इकट्ठा होगा। वो ज़्यादा रुपया वो अपने सोशल सेक्टर या फिर सामाजिक क्षेत्र में लगा सकती है, जिससे कि एजुकेशन को बढ़ोतरी मिल सकती है और हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो सकते हैं, यानी शिक्षा बेहतर हो सकती है। स्वास्थ्य संबंधी जो सेवाएं उनको बेहतर बनाया जा सकता है। साथ में जो क्षेत्र का युवा है उसको बेहतर कौशल दिया जा सकता है। कौशल
के लिए उसको प्रशिक्षित किया जा सकता है, उसके कौशल का विकास किया जा सकता है, जिससे कि उसको बेहतर जॉब मिलेगी। बेहतर जॉब मिलेगी तो बेहतर उसके पास इनकम होगी। अब ये इनकम हो रही है, इससे वो वापस यहाँ टैक्स भरेगा। तो दोस्तों देख रहे हैं आप किस प्रकार से एक साइकिल यहाँ पे चल पाएगी। अगर सरकार इनिशियली एक बार कोशिश करे, उसके पास बेहतर टैक्स में रेवेन्यू आ सके, तो वो सोशल सेक्टर पर लगा पाएगी, सोशल सेक्टर की मदद से बेहतर जॉब जनरेट कर पाएगी, जिससे कि लोगों को अगर अच्छी इनकम मिलेगी तो वो ही लोग फिर उस अच्छी इनकम से संभावित है कि टैक्स भरेंगे, उससे सरकार का टैक्स कलेक्शन वापस बढ़ेगा। तो इस साइकिल है जो एक बार अगर शुरू हो जाती है तो फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक बार शुरू करना उसको अनिवार्य है। तो वो कैसे हो सकती है? ये जो छतरी है टैक्स की, इसके नीचे ज़्यादा लोगों को आपको लाना पड़ेगा। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो राजस्व व्यवस्था है उसमें प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाए, उसको डिजिटाइज किया जाए, जिससे कि करप्शन का स्कोप कम हो सके और उसकी दक्षता बढ़ सके। अब दोस्तों देखते हैं इसका उत्तर हमने कैसे बनाया है। सबसे पहले यूपी के बारे में लिखा है, ये सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और सभी राज्यों में सबसे अधिक जीडीपी इससे ही आती है, यानी ये कंट्रीब्यूट करता है मैक्सिमम जीडीपी को, या फिर उसको बढ़ाने वाला बाकी राज्यों की तुलना में सबसे सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर है। इसकी आर्थिक स्थिरता, इसका कुशल राजस्व प्रणाली देश की आर्थिक स्थिरता का भी आधार है। परंतु समय के साथ यूपी के राजस्व प्रणाली में कई सारी बाधाएं आई हैं। अब कैसी? सबसे पहले तो ऐतिहासिक रूप से भूमि राजस्व आपका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू बना करता था, पर अब ये ऐसा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता नहीं है। सरकारी राजस्व में इसका कुछ खास योगदान नहीं है। अब सरकार का जो मेजर पैसा आता है, रेवेन्यू आती है, कहाँ से आएगा? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से आता है, जैसे कॉरपोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, स्टैंप ड्यूटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। लेकिन अब इन टैक्स में बढ़ोतरी करने का उनके पास ज़्यादा स्कोप है नहीं। तो आपके पास भाई जितना पैसा आ रहा है इससे या फिर इस वाले क्षेत्र से, उसमें आप कुछ खास बढ़ोतरी देख नहीं पाएंगे। फिर केवल 3 से 5% आबादी है जो कि कर का भुगतान करती है, जबकि 50 से 60% ऐसी आबादी है जो सरकारी सहायता पे, सब्सिडी पे निर्भर करती है। पैसा आ रहा नहीं है, लेकिन जाने के लिए इतना सारा स्कोप पहले से मौजूद है। फिर यूपी की जो राजस्व प्रणाली है ये बिल्कुल भी कंप्यूटरीकृत नहीं है, ये डिजिटाइज नहीं हुई है, जिसकी वजह से इसकी दक्षता कम है, इसमें करप्शन का ज़्यादा स्कोप है, काले धन की प्रधानता है। उसके अलावा एक समांतर अर्थव्यवस्था चल रही है जहाँ पे लोग टैक्स भरते नहीं हैं। उसके अलावा अपर्याप्त संसाधन है, जिसकी वजह से रेवेन्यू कलेक्शन में बाधाएं आती हैं। कागजी कार्रवाई चल रही है अभी भी, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा व्याप्त है क्षेत्र में। तो इन सभी के चलते रेवेन्यू जो है क्षेत्र का अच्छा पा नहीं रहा है। तो हमको कुछ उपाय करना अनिवार्य है। सबसे पहले तो राजस्व संरचना को पुनर्जीवित करना होगा, अधिक व्यक्तियों को करदाता बनाना होगा, उसकी छत्रछाया में लाना होगा। संपत्ति कर को हम बढ़ा सकते हैं, उस पर हमको काम करना चाहिए। उसके अलावा राज्य वित्त के प्रबंधन को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना अनिवार्य है। टेक्नोलॉजी आएगी, करप्शन कम होगा, टेक्नोलॉजी आएगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी आएगी तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। तो व्यक्ति कोई गलत काम करने से डरेगा, लेकिन टेक्नोलॉजी को लाना अनिवार्य है। किसी राज्य की आर्थिक संरचना उसकी स्थिरता को निर्धारित करती है और एक प्रभावी आर्थिक संरचना के लिए एक स्वस्थ कर प्रणाली की आवश्यकता होती है। हालांकि 2006 में यूपी ने एक राजस्व संहिता का कार्यान्वयन किया था। ये हम इस दिशा में एक सकारात्मक विकास, एक सकारात्मक कदम मान सकते हैं। अब दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे रोल ऑफ सिविल सर्विसेज के बारे में आपको बताना है डेमोक्रेटिक सेटअप में, और इसमें इंडिया का खास तौर पे आपको रेफरेंस लेना है। यानी भारत के विशेष संदर्भ में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सिविल सेवाओं की भूमिका की विवेचना आपको करनी है। तो आप भारत में सिविल सेवाओं की संक्षिप्त पृष्ठभूमि देकर अपने उत्तर की शुरुआत कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपने भूमिका तैयार कर दी। अब भारत के विशेष संदर्भ में लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनके महत्व का विस्तार से वर्णन करें। तो दोस्तों यहाँ पे आप शुरुआत कर सकते हैं एक सिविल सर्विसेज के बैकग्राउंड को देकर। आप इसकी हिस्ट्री से शुरू कर सकते हैं। आप कह सकते हैं ये ओल्डेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है इंडिया में। इनफैक्ट ये पूरे विश्व का सबसे ओल्डेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के तौर पे क्वालिफाई करता है। भारत में अगर बात करें तो इसका ओरिजिन हुआ था मौर्यन पीरियड में, तो इस बात का जिक्र कर सकते हैं। इसी मौर्यन पीरियड में कौटिल्य का अर्थशास्त्र लिखा गया था और उस अर्थशास्त्र में सिविल सेवाओं के लिए काफ़ी सारे कोड दिए गए हैं। सबसे पहले तो वो कोड ऑफ कंडक्ट के तौर पे कार्य करता है। उसमें लिखा गया है किस प्रकार से सिलेक्शन होना चाहिए सिविल सर्वेंट का। उसमें लिखा गया है कैसे उसके काम को इवैल्यूएट करना चाहिए, किस प्रकार से एक सिविल सर्वेंट का प्रमोशन होना चाहिए।
उसके अलावा दोस्तों अगर थोड़ा और आगे आते हैं आप, एंशियंट से मिडिवल एरा की तरफ आते हैं, तो यहाँ आप पाएंगे कि अकबर ने भी अपने यहाँ सिविल सर्विसेज बनाई थी। उसका मेन कार्य था जनता का वेलफेयर करना, यानी जनता का कल्याण करना। इनफैक्ट अगर हम पूरे ही मुगल्स की बात करेंगे तो मुगल्स की अपनी सिविल सर्विसेज हुआ करती थी, जिसका मेन कार्य था एक तो रेवेन्यू कलेक्ट करना, उसके अलावा जो भी गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज़ थी उनको रेगुलेट करना और स्टेट के डेवलपमेंट में अहम भूमिका निभाना। अब दोस्तों यहाँ से अगर हम आज की तारीख में देखते हैं तो भी रोल ऑफ सिविल सर्विसेज बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है, और इस चीज़ को हम अपने इस दूसरे भाग में बताएंगे। यानी दोस्तों आपने देखा हमने क्या किया, हमने शुरू किया एंशिएंट एरा से, फिर हम आते गए मिडिवल एरा पे, फिर हम आ गए मॉडर्न एरा पे, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि आज के समय में भारत में सिविल सर्विसेज का क्या रोल है एक डेमोक्रेटिक सेटअप में। तो हमने बताया एंशिएंट टाइम पे क्या रोल था, मिडिवल टाइम पे क्या रोल था, अब हम आए हैं कि आज के समय क्या रोल है। तो इस तरीके से पूरी भूमिका हम लोग बनाते हुए लाए हैं और आज के समय की अब हम बात करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आप ये लिखते हुए शुरू कर सकते हैं कि जितने भी देश होते हैं उन सबको एक कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अपैरेटस तो चाहिए होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चाहिए होता है, तो उसी का काम करता है सिविल सर्विसेज। ये नीति निर्माण में मदद करता है, उसके अलावा नीति के कार्यान्वयन में मदद करता है, उसके अलावा जो जनता है उसकी डिमांड्स या फिर उसकी आवश्यकताओं के बारे में सरकार को बताता है, ये डेटा लेके आता है, जो मदद करता है सरकार का बेहतर नीति बनाने में, बेहतर टारगेटेड नीति बनाने में इनफैक्ट। तो इसी सब के लिए ये सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है, यानी सामाजिक और आर्थिक विकास के क्षेत्र में इसकी अहम भूमिका है। उसके अलावा दोस्तों क्योंकि ये लोगों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए प्रयास करता है, लोगों से डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है, लोगों से बातचीत करता है, तो ये देश में डेमोक्रेटिक सेटअप को मजबूत करता है, यानी लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है हमारे देश की उसको ये मजबूती प्रदान करता है। इन सब की मदद से जैसे मैंने बताया पॉलिटिकल लीडर्स को ये हेल्प करता है कि वे अच्छी नीति बना सकें, ऐसी नीति बना सकें जो एक्चुअल में लोगों को लक्षित करती हो, जो एक्चुअल में उनको लाभान्वित करती हो, जिनको उसकी ज़रूरत है। नेचुरल डिजास्टर्स के समय दोस्तों आपने देखा होगा कि किस प्रकार से सिविल सर्विसेज का रोल बढ़ जाता है। एक सिविल सर्वेंट को ऐसी परिस्थिति में सब कुछ मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन क्योंकि वो एग्जिस्ट करता है, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सिविल सर्विसेज इस चीज़ को सुनिश्चित करती है कि कोई भी आपदा हो तो उसमें कम से कम नुकसान हो। सभी एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करना, सभी एफर्ट्स को मैनेज करना एक अपने आप में बहुत ह्यूमंगस टास्क है, जो सिविल सर्विसेज बहुत ही आसानी से मैनेज करती है। तो दोस्तों यही सब पॉइंट्स आप अच्छे से ऑर्गेनाइज करके अपने आंसर में लिख सकते हैं। अब देखते हैं हमने इसका आंसर कैसे बनाया है। सबसे पहले हमने सिविल सर्विसेज के बारे में बताया है। ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। ये इसकी जो उत्पत्ति है मौर्यन पीरियड के समय हुई थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं सिविल सर्विस के संदर्भ में, जैसे कि किस प्रकार इन लोगों का चयन होना चाहिए, किस प्रकार पदोन्नति होनी चाहिए, सिविल सेवा में नियुक्ति के लिए निष्ठा की पूर्वापेक्षाएं क्या होती हैं, उसके अलावा आपने कैसा परफॉर्म किया इसका मूल्यांकन कैसे करना चाहिए, और अल्टीमेटली जो आचार संहिता है सिविल सर्विस से संबंधित ये भी इसमें दी हुई है। फिर दोस्तों हम लोग मध्ययुगीन काल में आते हैं। यहाँ पे अकबर ने भी अपनी सिविल सेवा की स्थापना की थी। इसका था जो मेन कार्य वो था कि जनता का कल्याण करना है और नियमन करना है। फिर अगर हम लोग पूरे मुगलों की बात करें तो उन्होंने भी अपने लिए एक सिविल सेवा संस्थान नाम की इकाई बनाई थी। उसका मुख्य कार्य था कि वो भू राजस्व का संग्रह करती थी, सरकारी उद्योगों का प्रशासन करती थी और एक पितृसत्तात्मक राज्य का विकास करती थी। तो ये आपने पूरी हिस्ट्री की बना दी है बैकग्राउंड। अब हम देखते हैं कि आज के समय में क्या भूमिका निभाती है सिविल सेवाएं एक लोकतंत्र में। तो सबसे पहले तो हर एक कंट्री को एक शासन प्रणाली चाहिए होती है, एक प्रशासनिक तंत्र चाहिए होता है जिसका काम सिविल सेवा करती है हमारे देश में। विधियों और नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए नीति निर्माण में भागीदारी दिखाती है, जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचाती है, प्रासंगिक डेटा प्रदान करती है जिससे कि नीति बेहतर बन सकती है। जब भी कभी चुनाव या किसी और वजह से सरकारें बदलती हैं तो उसमें सिविल सेवा जो है निरंतरता प्रदान करता है। ये उस समय तक के लिए शासन को संभाल लेती है, बैकग्राउंड चेहरा बन के ये पीछे से सब चीज़ें मैनेज करती है। अब सामाजिक और आर्थिक विकास में भी इसकी अहम भूमिका होती है। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें डेवलपिंग नेशंस या जो भी विकासशील देश हैं वो काफ़ी संघर्ष करते हैं अपनी सोसाइटी, अपने समाज को मॉडर्नाइज करने के लिए, यानी उसकी आधुनिकीकरण के लिए, साथ ही आर्थिक विकास के लिए और सामाजिक कल्याण के लिए। अब ये सभी समस्याएं जो हैं ये दूर की जाती हैं सिविल सेवा द्वारा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। वो बेहतर तरीके से इकोनॉमिक प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं, यानी जो आर्थिक प्रोग्राम है उनका अगर बेहतर डिज़ाइनिंग होगी तो बेहतर तरीके से उसको लागू किया जा सकेगा।
और इसकी वजह से मदद मिलती है आर्थिक विकास में और सामाजिक सुधार में। साथ ही एक नेशनल आइडेंटिटी क्रिएट करने का कार्य करता है। भाई इतने अलग अलग हमारे देश में संस्कृतियाँ एक साथ रहती हैं, इतने अलग अलग समुदाय एकजुट होकर रहते हैं, इतने अलग अलग भाषाएं, परंपराएं। हमारा देश यानी कि विविधता से भरा हुआ है, लेकिन सबको मैनेज कर कौन रहे हैं? सबको मैनेज करने के लिए सिविल सर्वेंट्स अपना कार्य पूरी निष्ठा से करते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों वो एक नेशनल आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं। अगर देश में या किसी क्षेत्र में कुछ जातिगत झगड़े हो जाते हैं, क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता हो जाती है, तो ऐसे मुद्दों को निपटाने के लिए यह उपराष्ट्रीय और उप सांस्कृतिक संघर्षों को अपनी सूझबूझ से सुलझाते हैं। इसीलिए भी ये देश को एकजुट होकर रख पाते हैं। उसके अलावा दोस्तों लोकतांत्रिक वैल्यूज़, लोकतांत्रिक मूल्यों को बेहतर बनाने के लिए, किसी देश में उनको मजबूती प्रदान करने के लिए सिविल सर्विसेज बहुत क्रूशियल, बहुत अहम रोल प्ले करती है। ये पॉलिटिकल लीडर्स को पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करते हैं। अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए या फिर कोई ऐसी आपदा आ जाए जैसे कि भूकंप है, बाढ़ है, सूखा पड़ जाता है या फिर चक्रवात आते हैं, तो ऐसे में राहत संबंधी कार्यों में सिविल सर्विसेज की बहुत अहम भूमिका होती है। सब कुछ वो अच्छे से मैनेज करते हैं, एक बेहतर कोऑर्डिनेशन स्थापित करते हैं जिससे कि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से सबको बचाया जा सके या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके। उसके अलावा अगर कभी नागरिकों में और सरकार में कोई विवाद हो जाता है तो उसको सुलझाने का कार्य भी एक सिविल सर्वेंट ही करता है। तो यानी आप समझ पा रहे होंगे एक लोकतांत्रिक देश में सिविल सर्विसेज की कितनी अहम भूमिका है। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे हमको बताना है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की क्या कंपोजिशन होती है और क्या इसके फंक्शंस होते हैं। फिर फाइनली आपको बताना है इसकी लिमिटेशन क्या होती है। दोस्तों ये एकदम सीधा सा प्रश्न है, इसमें 3 भाग पूछे गए हैं। सीवीसी के संदर्भ में आपको सबसे पहले उसकी कंपोजिशन या उसकी संरचना के बारे में बात करना है, फिर आपको उसके कार्यों का वर्णन करना है और आखिरी में इसके सामने क्या चुनौतियाँ हैं या इसकी क्या सीमाएँ हैं इसके बारे में आपको चर्चा करनी है। तो जैसे कि इसमें पूरा क्वेश्चन सीवीसी के अराउंड या फिर केंद्रीय सतर्कता आयोग के इर्द गिर्द घूम रहा है, आप इसको शुरू कर सकते हैं सीवीसी का ही बैकग्राउंड देते हुए। फिर आप बताएं कि उसका अधिदेश क्या है। बाद में जैसे कि सवाल में पूछा गया है आप इसकी संरचना के बारे में बात करें, इसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में बात करें और अल्टीमेटली इसकी क्या सीमाएं हैं, इसके सामने क्या चुनौतियां आती हैं उसकी बात करें। तो दोस्तों क्योंकि ये स्ट्रेट क्वेश्चन है, हम लोग डायरेक्टली देखते हैं कैसे इसको आंसर किया जा सकता है। पहले तो सीवीसी के बारे में लिखा गया है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है वो सर्वोच्च सतर्कता निकाय है जो कार्यकारी नियंत्रण से स्वतंत्र है, केंद्र सरकार के तहत सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है और केंद्र सरकार के संगठनों में विभिन्न प्राधिकरण को उनके सतर्कता कार्यों की योजना बनाने, क्रियान्वित करने, समीक्षा करने और सुधार करने में सहायता करता है। यानी कि ये एपेक्स विजिलेंस बॉडी है, सबसे ऊपर जो विजिलेंस करने वाली बॉडी है वो यही है, सर्वोच्च है ये। उसके अलावा कोई भी एग्जीक्यूटिव कंट्रोल है नहीं, इस पर कोई बाहरी दबाव नहीं है। तो ये कह सकते हैं हम लोग कि करप्शन फ्री होनी चाहिए। इंटेंशन तो एक्चुअली इसका यही था, पर अब रियलिटी जो भी है, पर इंटेंशन हम ये मानते हैं कि करप्शन फ्री इसको होना चाहिए क्योंकि किसी प्रकार का कोई एग्जीक्यूटिव कंट्रोल इसके ऊपर है नहीं। फिर जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की विजिलेंस संबंधी एक्टिविटीज़ हैं उन सबको यही मैनेज करता है। उसके अलावा सरकारी या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी भी मदद करता है ये प्लानिंग में, एग्जीक्यूटिंग में, रिव्यूइंग में और किसी भी प्रकार के विजिलेंस वर्क में। अब दोस्तों इसकी स्थापना के बारे में बात करते हैं। फरवरी 1964 में सरकार ने एस्टैब्लिश किया था सीवीसी को और रिकमेंडेशन थी संथनम कमेटी या फिर कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की। पार्लियामेंट ने इस एक्ट को अप्रूव कर दिया 2003 में, तब से इसको ऑफिशियल स्टेटस मिल गया या फिर इसको आधिकारिक दर्जा प्राप्त हुआ। अभी अगर हम बात करें तो ये किस ज्यूरिसडिक्शन या किस मिनिस्ट्री के अंदर है, तो दोस्तों सीवीसी किसी मंत्रालय या विभाग के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। यह एक स्वायत्त निकाय है जो केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है। इस वजह से भी हमको लगता है कि शायद इसमें करप्शन ज़्यादा चांसेस होंगे नहीं। फिर सीधे हम आ जाते हैं फंक्शन क्या है दोस्तों। तो ये जो है अगर करप्शन की कोई कंप्लेन होती है तो उसको रिसीव करता है, उसको एक्नॉलेज करता है। अगर कोई व्यक्ति अपने ऑफिस का अब्यूज़ करता है, अपने पद का मिसयूज़ करता है यानी अपने पद का गलत इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ कोई कंप्लेन भी सीवीसी देखता है और ऐसी परिस्थिति में क्या अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाना चाहिए उसके संदर्भ में ये सिफारिश करता है। अब कौन कौन से इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल सीवीसी को कांटेक्ट कर सकते हैं या कौन से संस्थान, संगठन या व्यक्ति सीवीसी से संपर्क कर सकते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले तो केंद्रीय प्रशासन या फिर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा है लोकपाल और तीसरा है विसल ब्लोअर्स
अब दोस्तों विसल ब्लोअर क्या होता है? ये एक ऐसा व्यक्ति होता है, ये संगठन का ही हिस्सा होता है। ज़्यादातर ऐसा ही देखा गया है कि ये उसी संगठन का हिस्सा हो, लेकिन किसी अवैध कार्य में लीन व्यक्ति के विषय में ये जानकारी देता है और इस तरीके से जो करप्शन का पूरा सिस्टम चल रहा है उसको ये तोड़ने में मदद करता है। इसीलिए इसको विसल ब्लोअर कहते हैं कि भाई इसने सीटी बजा के पूरा जो सिस्टम है उसको भंग कर दिया है। यानी ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करता है किसी भी ऐसे व्यक्ति की जो किसी गलत कार्य में इंडल्ज हो। बल्कि व्यक्ति क्या दोस्तों, हम लोग एंटिटी बोलेंगे, वो एंटिटी या इकाई कुछ भी हो सकता है, एक व्यक्ति हो सकता है यानी इंडिविजुअल हो सकता है, या फिर एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जिसके खिलाफ ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करता है। तो ऐसा अगर कोई विसल ब्लोअर है जिसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपने बॉस के या किसी सीनियर के या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के खिलाफ कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, तो वो रीच कर सकता है सीवीसी के पास। सीवीसी हालांकि खुद इन्वेस्टिगेशन नहीं करता, ये या तो सीबीआई को या फिर चीफ विजिलेंस ऑफिसर को, जो कि गवर्नमेंट ऑफिसेज में होते हैं, उनको कहता है कि भाई तुम इन्वेस्टिगेशन करो। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, खुद ये जांच नहीं करता है और इसके बिना पे सीबीआई करता है या फिर मुख्य सतर्कता अधिकारी जो कि केंद्र सरकार में होता है, ये केंद्र सरकार से संबंधी संगठनों में होता है, उनको ये कहता है कि भाई आप जांच करो अगर इनमें से कोई सीवीसी के पास कोई मुद्दा लेके आते हैं तो। उसके अलावा दोस्तों प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत अगर कोई भी कंप्लेन आई हो जिसमें पब्लिक ऑफिशियल इन्वॉल्व हो तो ये उसको इन्वेस्टिगेट कर सकता है, इसकी पूरी अथॉरिटी है। ये एक ईयरली रिपोर्ट सबमिट करता है कमीशन की एक्टिविटी के बारे में और क्या क्या गलतियां इसने ढूंढी हैं जिसकी वजह से भ्रष्टाचार बढ़ा है सरकारी एजेंसीज में, उसके बारे में। फिर इसमें ये भी बताता है कि क्या ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए, क्या इम्प्रूवमेंट करने चाहिए जिससे फ्यूचर में इस प्रकार के भ्रष्टाचार या करप्शन के जो एक्ट्स हैं वो ज़्यादा ना हों। अब अगर दोस्तों हम कंपोजिशन की बात करें तो इसमें एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होता है जो प्रेसिडेंट होता है और उसके अलावा 2 विजिलेंस कमिश्नर होते हैं जो इसके मेंबर होते हैं। दोस्तों यहाँ प्रेसिडेंट ना लिख के चेयरमैन बेहतर रहेगा, आप चेयरमैन लिखिएगा। एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है जो इसका अध्यक्ष होता है और 2 से अधिक अन्य सतर्कता आयुक्त होते हैं जो इसके सदस्य होते हैं। माफ कीजिएगा दोस्तों, 2 से कम, 2 से अधिक नहीं होंगे, वो मैक्सिमम 2 लोग हो सकते हैं। तो यानी कि 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं और 2 भी हो सकते हैं, पर एक जो है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त तो होगा ही होगा जो इसका अध्यक्ष होगा। फिर दोस्तों अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को और बाकी विजिलेंस कमिश्नर्स को, और ये जो अपॉइंटमेंट होता है ये कमिटी की सिफारिश पे होता है। उस कमिटी में कौन कौन होता है? उसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं चेयरमैन के तौर पे, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स होते हैं मेंबर के तौर पे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं वो भी इसके मेंबर होते हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर हो गए, उसके अलावा दोस्तों होम मिनिस्टर हो गए और लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो गए। यहाँ भी आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री जो है वो अध्यक्ष होते हैं इस समिति के, गृह मंत्री इसके सदस्य होते हैं और लोकसभा में विपक्ष के जो नेता होते हैं वो भी इसके सदस्य होते हैं। वो देते हैं सिफारिश प्रेसिडेंट को यानी कि राष्ट्रपति को, उसकी सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को और सतर्कता आयुक्तों को। अब इनके टेन्योर को देखते हैं यानी कि कार्यकाल को देखते हैं दोस्तों। तो जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है या फिर बाकी सतर्कता आयुक्त हैं उनका कार्यकाल उनके पद ग्रहण करने की तिथि से 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक, जो भी पहले हो तब तक होता है। फिर दोस्तों प्रश्न के आखिरी भाग पे हम लोग आ चुके हैं, क्या कुछ लिमिटेशंस है सीवीसी की या फिर क्या समस्याएं हैं, क्या सीमाएं हैं इसकी। सबसे पहले तो दोस्तों ये एडवाइजरी नेचर की है, ये बस एडवाइस दे सकती है, ये सलाहकार निकाय है एक, लेकिन किसी भी सरकारी अधिकारी के खिलाफ आपराधिक आरोप दर्ज करने की या सीबीआई को संयुक्त सचिव या उच्चतर स्तर के किसी भी अधिकारी के खिलाफ जांच शुरू करने का निर्देश देने का अधिकार नहीं है। इसीलिए ये बस एडवाइजरी बॉडी बन के रह गई है, कोई इसकी अथॉरिटी नहीं है कि किसी के खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस लगा दे, या कोई इसकी अथॉरिटी नहीं है कि सीबीआई को ये कह दे जा भाई इसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दे। अगर वो अफसर जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का है या उससे ऊंचा है पद में, अगर उससे ऊंचा हुआ या फिर जॉइंट सेक्रेटरी हुआ तो सीवीसी उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन खुद से नहीं चला सकती। हालांकि अपने ऑपरेशन में कुछ हद तक इंडिपेंडेंट है, लेकिन भाई इसके पास संसाधनों की कमी है तो उसके लिए तो सरकार पे ही डिपेंड करेगी, और साथ में इसकी अथॉरिटी भी नहीं है करप्शन चार्जेस के अगेंस्ट कुछ एक्ट करने की। तो दोस्तों अपने आज के लेक्चर में हम यहीं तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन रखेंगे। आने वाले लेक्चर में इसके सभी क्वेश्चंस बाकी डिस्कस करेंगे। पूरे लेक्चर में आप मेरे साथ बने रहे इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।